मौर्योत्तर काल के प्रीवियस के क्वेश्चन लगाते हैं। तो स्ट्रेटो वन डेमेटियस और मेनेंडर में से हुआ हिंदी वंश शासक जिसने C6 सिक्के, तो C6 सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदी वंश शासकों ने जारी किए थे सबसे पहले C6 सिक्के, और उसमें स्ट्रेटो द्वितीय था, उसने सबसे पहले C6 सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित में से वह एक अन्य जो तीनों के समसामयिक नहीं था। तो देखने से ही पता चल जाता है कि जो मिलिंद था वो सबसे बाद में आया था, तो मिलिंद इसके समसामयिक नहीं था, क्योंकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और जो प्रसेनजित थे ये तीनों समकालीन थे। उसके बाद काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना की बात की जाए तो जो काठियावाड़ का रुद्रदामन का जो अभिलेख है, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? गिरनार अभिलेख है। जो गिरनार अभिलेख है उसमें मिलता है, और उसमें रुद्रदामन जो राजा था उसने गिरनार में जो झील थी सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार कराया था, तो उसी के बारे में इसने लिखा हुआ है इसी में। तो रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं किसमें? जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख है उसमें इसने क्या किया था? जो सुदर्शन झील का उसका जीर्णोद्धार कराया था, तो उसमें दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। बिना बेकार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? वो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। और इसका जो सबसे पहले कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले झील को बनवाया था, फिर आगे अशोक ने उस पर कुछ शिलालेख में लिखवाया था, फिर उसके बाद रुद्रदामन लिखाया था, और ये प्योर संस्कृत में लिखवाया था इसने, क्योंकि संस्कृत का प्रेमी था रुद्रदामन, इसीलिए। आगे देख लेते हैं। उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो चलवाए थे वो कुषाणों ने। सोने के सिक्के भी कुषाणों ने चलवाए थे, लेकिन सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। उसके बाद प्राचीन काल में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। तो सोने के सिक्के भी कुषाणों ने चलाए थे, नियमित रूप से चलाए थे, ठीक है। उसके बाद भीमगढ़ विशेष कनिष्क, नहपाण, बुद्धगुप्त में से किसने सोने के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन कराया था? तो बुद्ध का अंकन करवाया था कनिष्क का था। कनिष्क ने करवाई थी चौथी बौद्ध संगीति अपने टाइम पे, चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। तो उसमें इसीलिए कनिष्क क्या था? बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए इतनी बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई थी अपने सिक्कों पर। उसके बाद कुजलगढ़ प्लस भीमगढ़ प्लस कनिष्क था होस्ट में से था जिसने सबसे सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता था। तो भीमगढ़ जो था उसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी इसी के थे, भीमगढ़ के। भीमगढ़ कुजलगढ़ हरमीज में से जिसने स्वर्ण सिक्कों का पहले नियमित उपयोग में लिया था। तो भीमगढ़ ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, भीमगढ़ ने, याद रखना ये। उसका योधे सिक्कों का पर अंकन मिलता है। जो कार्तिकेय, जो योधे टाइम के सिक्के थे उन पर कार्तिकेय मतलब भगवान की मूर्ति बनी हुई थी, मतलब कार्तिक भगवान की चित्र बना हुआ था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है वो 81 ईस्वी में बनाया था ये सारनाथ वाला जो था उसमें। और वैसे भी कनिष्क ने 78 ईस्वी में उसके जस्ट 3 साल बाद करवाया था। 78 ईस्वी में उन्होंने अपना शक संवत चलाया था, ठीक है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है। उसके बाद कुषाण शासक कनिष्क का राजस्व कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। वही 78 में उसने शक संवत चलवाया था, उसी राजस्व के टाइम पे इसने करवाया था अपना शक संवत। किसने प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी में किया था, और कनिष्क ने किया था। उसके बाद विक्रम संवत और शक संवतों में अंतर कितना है? तो अब विक्रम संवत कितना है? 58 BC है। BC का मतलब हो गया कि ये पहले वाला टाइम, और ये हो गया आपका शक संवत कितना हो गया? 78। तो 78 और दोनों जोड़ दो, आपका कितना हो जाएगा? 135। तो ये 135 वर्ष निकल आया। उसके बाद विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत बताया गया भाई। विक्रम संवत क्या? विक्रमादित्य ने जब हराया था तो उसका विक्रम संवत था 57 ईस्वी पूर्व में, 57 BC। उसके बाद कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन अश्वघोष और बासमित्र, 2 लोगों का इसमें नाम दिया गया है। अश्वघोष और बासमित्र ये दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। तो ये अध्यक्ष थे बासमित्र, और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। आगे देख लेते हैं। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो इसमें से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि पतंजलि जी थे जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, और उन्होंने भाई जो आपका यज्ञ कराया था 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे बस। बाकी अश्वमेध, चरक और नागार्जुन ने शून्यवाद का दिया था, चरक ने चरक संहिता लिखी थी, अश्वघोष तो पता ही है
उन्होंने बुद्ध की जो रामायण टाइप लिखी थी। आगे देख लेते हैं अश्वघोष पार्श वासमित्र विशाख नंदन में से जो कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। तो विशाख दत्त था वो कनिष्क के दरबार में नहीं गया था, बाकी सारे इनके दरबार में रहते ही थे। आगे देख लेते हैं श्रावस्ती कौशल पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क ने रब तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है। तो एक रब तक अभिलेख है, उसमें श्रावस्ती जगह का उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों जगह के उल्लेख इसमें दिए गए हैं। कौशाम्बी पाटलिपुत्र और चंपा तीनों नगरों के उल्लेख हैं इसमें। आगे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा किसने प्राप्त की थी? तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और इसमें चरक और जीवक दो थे। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, राजवेद थे, और जीवक ने भी यहीं पे शिक्षा प्राप्त की थी। चरक और जीवक दोनों ही वैद्य थे तक्षशिला में। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किसने किया था? तो कर्णव ने शुंग के बाद किया था। ठीक है, कर्णव वंश ने शुंग के बाद किया था। आगे देख लेते हैं उसके बाद पुष्यमित्र शुंग खारवेल गौतमीपुत्र सातकर्णी वासुदेव समुद्रगुप्त ने जो बड़ व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसने खुद कहा था कि मैंने ही बड़ व्यवस्था को बचाया है और बड़ व्यवस्था का जो क्रम टूट गया था उसका मैंने रक्षा की है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश का राजा था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। सातवाहन सबसे प्रभावशाली था मौर्यों के बाद अगर बात की जाए। और जो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक कह सकते हैं सिमुक को। 7 से दोनों साथ आ रहे हैं तो पता चल जाएगा इससे। उसके बाद एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो पांचाऊ था, ये पुराने वीडियो में बताया था, पांचाऊ करके जनरल था, उसने हराया था। गुप्त वंश, मौर्य, कुषाण वंश में सूर्यवंश जिसकी साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। तो अब बात की जाए तो सबसे बड़ा इसमें था कुषाण वंश। कुषाण वंश की सीमा जो थी वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। ठीक है, वैसे तो मौर्य वंश की भी काफ़ी ज़्यादा तक फैली हुई थी, लेकिन कुषाण वंश की मोस्टली बाहर तक ही फैली हुई थी, क्योंकि चीन का भी मोस्टली एरिया इसके अंडर में आता था। उसके बाद बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। कुषाण काल में क्या हुआ था? बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी और स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर निम्न हो गई थी। उपनयन संस्कार वगैरह भी बंद हो गए थे। कला की गांधार शैली किसके टाइम पे फूली थी? कुषाणों के टाइम पे। जो गांधार शैली थी वो कुषाणों के टाइम पे फैली थी, फूली थी। रीजन क्या था कि उधर की जो हेलेनिस्टिक आर्ट थी, यूनानी जो हेलेनिस्टिक आर्ट थी और इंडियन आर्ट दोनों मिल गई थी और गांधार शैली का निर्माण हो गया था। और गांधार शैली के संबंधित है, यह है आपकी बौद्ध संबंधित। उसके बाद देख लेते हैं कुषाण ने स्वर्ण एवं ताम्र की मुद्राएं चलाई थी, बिल्कुल सही। गुप्त ने चलाई थी स्वर्ण और रजत, इनकी चलाई थी। सातवाहनों ने आपके सीसा और पोटीन की चलाई थी सातवाहनों ने। और कलचुरी ने चलाई थी स्वर्ण, रजत और ताम्र, तीनों चलाई थी। इसमें दो पॉइंट आप आराम से याद रखते हैं। जैसे सातवाहन सीसा और पोटीन अलग टाइप की इसने चलाई थी। उसके बाद आप देखें तो कुषाण में स्वर्ण और ताम्र, इनकी दो की चलाई थी। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। बामियान जो एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो भारतीय यूनानी को बताया था अभी आपको कि भारतीय यूनानी जो कला का सम्मिश्रण है वो गांधार शैली है। यूनानी जो हेलेनिस्टिक आर्ट थी और भारतीय शैली दोनों मिल गई थी और गांधार शैली का निर्माण हो गया था। वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरे स्तर चट्टान जो शिष्ट बोली जाती है, शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो गांधार मूर्ति शैली में भी शिष्ट का प्रयोग होता तो मथुरा में भी है, लेकिन गांधार शैली में ज़्यादा होता है, इसलिए इसका दिया गया। प्राचीन कला में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है, तो आपका यही था, सही कालानुक्रम का बताया था हमने कि जो हिंदू यूनानी है, हिंदू को क्या हो गया? शक हो गया किस पे? हिंदू को शक हो गया पहलवान पे। लास्ट में थे आपके कुषाण, लास्ट वाले कुषाण थे। तो हिंदू, शक, पल्लव और कुषाण, ये था क्रम इनका। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था कौन सा था? डेरियस प्रथम को डारा प्रथम भी बोलते थे। और इसने ईरानी शासक था और इसने कुछ भाग को भारत के अधीन भी अपने अधीन कर लिया था। भारत का जो भाग था उसका। उसके बाद देख लेते हैं चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश। तो दूर से पता चल रहा है कि सातवाहन सबसे पुराना राजवंश था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है किसमें? मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की लंबी सूची 30 राजाओं की सूची तक इसमें दी हुई है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अगर सातवाहनों की सबसे पहली राजधानी इन्हें अमरावती में बनाई थी, बाद में इसको प्रतिष्ठान में प्रतिस्थापित कर दिया था। तो अगर राजधानी पूछी जाए तो पहले अमरावती थी, बाद में प्रतिष्ठान थी। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आगे है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए बोला गया है एका ब्राह्मण।
गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी राजा था ये सातवाहन वंश का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर आगे व्यापार करते थे। बिल्कुल सही बात है। कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी से और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उसके बाद उनने सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये उस समय थी नौसेना का इतना विकास नहीं हुआ था, उच्च कोटि की नहीं थी ना। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का कलिंगराज खारवेल जिसे बोलते हैं, और ये कलिंग का राजा था। कलिंग जो उड़ीसा का एरिया है उससे। और ये तिथि रहता अभिलेख है। इसमें इसके बचपन से और मतलब कंटिन्यूसली इसके राजा के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद अशोक, हर्ष, पुलकेशी थी और खारवेल में से हुआ जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो कलिंगराज जो खारवेल था वो जैन धर्म का संरक्षक था, और वही एक जैन आचार्य हरिजन सूर्य की एक मूर्ति थी वो उठा के ले गया था यहाँ से वापस। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित किससे थे? चेदी वंश से थे। तो ये चेदी वंश जो उस समय था उसी संबंधित थे कलिंगराज खारवेल। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और होश राजाओं से हुआ जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल का जैन धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा झुकाव था। उसका पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था किसमें था? विधि में। मतलब इन्होंने जो न्याय व्यवस्था थी उसको सबसे ज़्यादा माना था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन था उस समय के बाद में। तो वही इसमें बता